एक सत्य घटना पर आधारित बाल कृष्ण के जीवन में घटित घटनाओं की कहानी है माथे का निशान। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के कारण जहां संपूर्ण विश्व में प्रकोप फैला हुआ है, वहीं इसका असर भारत में भी पड़ रहा है। इसी दौरान पूरे देश में लगाया गया कोरोना के बचाव हेतु लॉकडाउन में लोगों का जीवन, उनकी गतिविधियां थम सी गई हैं। उसी दौरान एक छोटे से नगर में बालकृष्ण और उसका परिवार रहता है, जहां कई दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं। उसी दौरान घर के अंदर बालकृष्ण की पत्नी की आवाज आती है, अजी सुनते हो, इस कोरोना के चक्कर में घर में पड़े पड़े इस दाढ़ी को कितना बढ़ा लिया है, उठो और इसे बनाकर नहाकर खाना खा लो। तभी कृष्णा उठा और शीशे में जाकर अपना चेहरा देखने लगा कि वास्तव में दाढ़ी काफी बड़ी हो गई है। वह सफेद हो चुकी दाढ़ी के बालों में हाथ फेरते हुए अपने चेहरे को गौर से देखने लगा, तो वह अपने माथे पर बने निशान पर हाथ फेरते हुए अपने अतीत में खो गया। यह घटना है सन 1970 की। वह गांव का माहौल जहां उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। बचपन के खेल खिलौनों के दिनों में घटी घटनाएं और संघर्ष ने उसे डॉक्टर बनने के लिए कैसे प्रेरित किया। घर में मां की बीमारी ने पूरे परिवार को किस तरह तोड़ दिया था। एक मात्र परिवार में कमाने वाले पिता और 5 संतानों का बोझ, और उसमें ही मां की बीमारी के खर्चे ने परिवार को माली हालत को बिगाड़ दी थी। फिर मां की बीमारी से ठीक होने लगी, अचानक मां को दूसरी बीमारी ने घेर लिया। यह बीमारी थी चेहरे पर सफेद दाग आने लगे थे, जिससे गांव के लोगों में तरह तरह की बातें चलने लगीं। तभी कई लोगों ने कई देवी देवता पूजने के सुझाव दिए। सारे देवी देवता पूज डाले, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर कुछ ने डॉक्टरों को दिखाने की सलाह दी। डॉक्टरी इलाज भी बहुत कराया, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस कारण से लोगों ने अब मां के प्रति कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाने लगे। अरे यह तो कोढ़ की निशानी है, इन लोगों से दूर रहा करो। इससे बालकृष्ण के बाल मन पर एक बहुत चिंता का भाव रखने लगा। तभी बालकृष्ण ने मन में ठान लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। इस बीमारी का क्या कारण है, यह जानकर इसे ठीक करने का प्रयत्न करूंगा। और इस तरह धीरे धीरे अभावों के बीच भी बालकृष्ण पढ़ाई में मन लगाए रखा और डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। गांव का माहौल होने के कारण छोटी सी 18 साल की उम्र में सन 1988 में बालकृष्ण की शादी कर दी गई। अभी नई नई शादी हुई थी। इसी वर्ष खेतों में धान की फसल लगाई गई थी। अगस्त का महीना था। बारिश कम होने के कारण फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई थी, तो फसल में पानी देने के लिए पानी के पंप से खेतों में पानी डालना था। एक दिन बालकृष्ण स्कूल से घर आकर खेत में पानी के पंप को चलाने के लिए कुआं पर गया। वहां जाकर
पानी का पंप चलाया तो वह पानी नहीं फेंक रहा था, क्योंकि उसकी बॉल लीक होने के कारण पाइप खाली हो गया था। तो पाइप में गोबर डालकर पानी भरा, इससे गोबर के साथ हवा भी चली गई। तो पंप चलाने पर मोटर ने पानी नहीं फेंका, क्योंकि उसकी ईयर निकालना पड़ती थी, क्योंकि मोटर कुएं में लगभग 45 फुट नीचे रखी थी। ईयर निकालने के लिए एक रस्सी के सहारे कुएं में उतरना पड़ता था। बालकृष्ण ने रस्सी को एक लकड़ी से बांधा और ईयर निकालने के लिए बालकृष्ण कुएं में उतर गया। बालकृष्ण रस्सी ईयर निकालने के बाद जब ऊपर चढ़ने लगा तो रस्सी टूट गई और बालकृष्ण रस्सी से कुएं में जा गिरा। अरे जाओ जो कृष्णा कुआ में गिर जाओ, जल्दी आओ भाई। अरे जो गिर जाओ कुआ में जाओ, कुआ में गिर जाओ भाई। आओ जल्दी आओ, जल्दी देखो जाए। जिससे उसके माथे एवं पैर में बहुत गहरे घाव हो चुके थे। पैर टूट गए और वह खून से नहा गया, क्योंकि कुएं में नीचे पानी कम था। माँ और लोगों ने जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाज लगाई। आसपास के लोगों ने आकर कुएं में पड़े बालकृष्ण को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बालकृष्ण को अस्पताल में जाकर होश आया और बालकृष्ण के पैर टूट चुके थे, माथे पर बहुत गहरे घाव, सिर में कई चोटें आ चुकी थीं। इससे उबरने में महीने बीत गए, लेकिन माथे पर जो निशान, जो गड्ढे जैसे हो गए थे, वह इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुए और एक निशान के रूप में अमिट हो गए। इस प्रकार से बालकृष्ण का जीवन चलता रहा। इस दौरान बालकृष्ण ने डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और अपना अस्पताल भी खोल लिया था। आसपास लोगों के बीच अमीरी गरीबी का भेदभाव का जो वातावरण बालकृष्ण देखता था, उससे उसके मन को बहुत पीड़ा होती थी। इसलिए उसने अशिक्षा को मिटाने के लिए 22 वर्ष की उम्र में सन 1993 में 3 प्राइवेट विद्यालय खोले, जिनके द्वारा लोगों को शिक्षा मिल सके। इन कामों से कई लोग बालकृष्ण से ईर्ष्या रखने लगे थे। कुछ दिनों बाद गांव में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण बालकृष्ण और उनके परिवार को रंजिशवश राजनीतिक दबाव के कारण झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। तो बालकृष्ण ने मन में ठान लिया कि जिस राजनीतिक दबाव से हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया, मैं उस राजनीति में आकर इसका जवाब दूंगा। और कुछ महीने बाद बालकृष्ण की जिस राजनीतिक दबाव से हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया, मैं अब राजनीति में आकर इसका जवाब दूंगा। और कुछ महीने बाद चुनाव आ गए, जिसमें बालकृष्ण ने 29 वर्ष की उम्र में वर्ष 2000 में जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा कर दी।
और चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ। बाल कृष्ण के व्यवहार और लगन से वह विजयी हुआ। विजय भी जिले में इस प्रकार की हुई कि जितने अंतर से कोई नहीं जीता था, वह रिकॉर्ड भी बालकृष्ण ने बनाया। अब बालकृष्ण का मन समाज सेवा और राजनीति में, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए डॉक्टरी के व्यवसाय से समय कम मिलता था। इस कारण दोनों का सामंजस्य बैठना कठिन हो गया। जो बालकृष्ण ने स्कूल प्रारंभ किए, वह भी धीरे धीरे चलते रहे और बालकृष्ण राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा। इसी क्रम में डॉक्टर बालकृष्ण कोतवाल से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। साथियों, नेतृत्व तो सभी करते हैं, लेकिन बिरले होते हैं जो नेतृत्व करता तैयार करते हैं। उनका कहना है, उनकी सोच है, दुष्टों को दलने आया हूँ, दुष्टों को दलने आया हूँ, मानव की पीड़ा हरने आया हूँ। फूलों से तो प्यार मुझे है, पर आप लोगों के लिए कांटों पर चलने आया हूँ। जय हिंद। माहौल के देश के अंदर बनाए, जिससे कि लोगों को समान अवसर, समान भागीदारी एवं समान हिस्सेदारी मिल सके और राष्ट्र आगे बढ़ सके, जिससे कि आने वाले समय में जो धार्मिक उन्माद है, भाषाई सर्जिकल स्ट्राइक जो हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। इन सब से बचने के लिए हमने राष्ट्रीय विचार संघ की स्थापना का बढ़ने लगा और वह 3 पुत्रों के पिता बन चुके थे। बच्चों की पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखने के लिए अब गांव से शहर की ओर कदम बढ़ा दिया। शहर में आकर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मकान का निर्माण भी कराया। इस दौरान बालकृष्ण की माली हालत भी बिगड़ गई, क्योंकि जब एक पौधा एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाता है तो उसकी हालत कुछ दिनों के लिए ठीक नहीं रहती। वही हालत बालकृष्ण के साथ भी हो रही थी, लेकिन वह प्रयास करता रहा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान बालकृष्ण ने कई व्यवसाय किए और वह समाज सेवा, राजनीति के अलावा फिल्मी कलाकार के रूप में भी काम करने लगे, जिसमें उन्होंने फिर लौट आया खलनायक और ठोक फिल्म में बतौर हीरो काम किया। इससे उसके मन में जो राजनीतिक समाज सेवा का लगाव था, वह धीरे धीरे कम होने लगा और वह पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बालकृष्ण अपने मन को मारकर पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था। इस दौरान बालकृष्ण ने परिवार में बेटों की शादी भी कर ली थी। अब बालकृष्ण पिता से दादा बन चुका था। बालकृष्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां लोग अपनी भावनाएं दबाकर सिर्फ और सिर्फ घर पर बैठकर ही आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन बालकृष्ण के जो शौक थे वह पीछे छूट गए थे। माथे पर बने गड्ढे उसे हमेशा अपने कर्तव्य बोध का याद कराते रहते थे, जिससे उसे जीवन में प्रेरणा मिलती थी कि वह कुआं में जितनी ऊंचाई से गिरा
वहां से जीवित बचना संभव नहीं है। अगर जीवित बचा हूं तो कोई ऐसा काम शेष है जो ईश्वर उसके द्वारा कराना चाहता है। वह काम उसे ही पूर्ण करना है। वह हमेशा अपने माथे के निशान को देखकर एक नई प्रेरणा का एहसास करता। जब भी उसका काम में मन नहीं लगता या इच्छाएं मरने लगती तो वह माथे के निशान उसे प्रेरित करते कि अभी भारत माता के माथे पर भी ऊंच नीच, भेदभाव एवं वंचितों को बराबरी पर लाने का काम शेष है। इस असमानता की खाई को पाटने के लिए इस दौरान बालकृष्ण ने कई राजनीतिक दलों की भावनाओं को समझा, जाना और देखा, लेकिन उनसे पूर्ण रूप से सहमत नहीं था, क्योंकि वह एक ऐसे संगठन की तलाश में था जिसमें इंसान को इंसान समझते हुए बराबरी का दर्जा, बराबरी का अधिकार, बराबरी का सम्मान मिले और सभी को अवसर उनकी योग्यता के अनुसार प्राप्त हों। संगठन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के अनुसार ही संचालित हों, तभी वंचित वर्ग को न्याय मिल सकेगा। यह वर्तमान के दलों में इसका अभाव दिखता है। बालकृष्ण अपने अतीत में खोया हुआ था। नाती की आवाज आती है, दादाजी दादाजी, मम्मी जी ने खाना बना दिया है, जल्दी से खाना खा लो। और बालकृष्ण जो अतीत में खोया था वह नाती की आवाज सुनकर चौंक गया, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगी थी और उसने सफेद दाढ़ी के काटने की बजाय उसको काला किया और एक नई फुर्ती लेकर खाना खाने लगा। जब उसके मन में जो अपने सपने अधूरे रह गए थे उन्हें पूर्ण करने की चमक बालकृष्ण की आंखों में दिखाई देने लगी थी और वह निकल पड़ा एक नई मंजिल की ओर। इसी क्रम में डॉक्टर बालकृष्ण कोतवाल से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। साथियों, नेतृत्व तो सभी करते हैं, लेकिन बिरले होते हैं जो नेतृत्वकर्ता तैयार करते हैं। उनका कहना है, उनकी सोच है, दुष्टों को दलने आया हूं, दुष्टों को दलने आया हूं, मानव की पीड़ा हलने आया हूं। फूलों से तो प्यार मुझे है, पर आप लोगों के लिए कांटों पर चलने आया हूं। जय हिंद। जो उसके सपनों को साकार कर सके, यह सत्य घटना आज के डॉक्टर बालकृष्ण कुशवाहा की है, जो उन्होंने प्रतिदिन नए नए कार्यों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माथे का निशान प्रेरित करता रहता है। वह चोट का निशान चेहरे की सुंदरता को कम करता है या जीवन की सुंदरता को बढ़ाने का प्रेरणा स्रोत बन गया है। बालकृष्ण चोट के निशान को ईश्वर द्वारा दिया हुआ तिलक मानता है, जो प्रतिदिन प्रेरणा देकर
उत्साहित उमंग से भर देता है। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीने को गर्व से भरकर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीने को गर्व से भरकर जाऊंगा। बालकृष्ण इसी विचार को लेकर आगे बढ़ता रहता है। यह पंक्तियां बालकृष्ण अपने मन में गुनगुना रहा था। आज हमारे बीच में आदित्य प्रतिभा के धनी राष्ट्रीय विचार संघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर बालकृष्ण कुशवाहा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। उन्होंने वंचित लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पर खड़ा कर दिया है। आज हम उस आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न उनसे करेंगे, जिसके वो उत्तर बड़ी बेबाकी से देंगे। पहला प्रश्न हमारा ये है आपसे कि जो हमारे पास वंचित वर्ग हैं, उनके आंदोलन आखिरकार असफल क्यों हुए? आंदोलन जब भी हुए सफल हुए, लेकिन कुछ लालची और स्वार्थी लोगों ने जो जनता के बीच अविश्वास पैदा किया और उन्होंने धृतराष्ट्रों की भांति परिवार मोह और लालच में जन आंदोलन और जनता के बीच अविश्वास पैदा किया। क्या सर इन आंदोलन जो असफल आंदोलन हुए, क्या इनमें जागरूकता की कमी रही है क्या? नहीं, आज जागरूकता हर हाथ में है। जागरूकता की कमी नहीं है, बल्कि जागरूकता ज्यादा हो गई है और जागरूकता यहां तक पहुंच गई है हम और हमारे। आज हर वर्ग, हर समाज अपने शासक को, अपनी समाज के या अपने वर्ग के शासक को देखना चाहता है, लेकिन यही जागरूकता उनके लिए घातक है। यह कैसे? आप इसको इस प्रकार मान सकते हैं कि माना कि आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली पहुंच जाने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता होती है। वाहन की आवश्यकता के लिए आपको एक वाहन जो दिल्ली पहुंचाए, लेकिन यह व्यवस्था इस प्रकार हो गई है कि वाहन के जो कलपुर्जे है, यानी स्टीयरिंग किसी के हाथ में, सीट किसी वर्ग के हाथ में और उसका इंजन किसी वर्ग के हाथ में है। अब जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, एक मशीन के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे, माना कि यह मशीन ये समाज है, जब तक ये वर्ग या समाज इकट्ठा नहीं होगा आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। दिल्ली पहुंचने के लिए आपको इकट्ठा होना होगा, एक विचार पर इकट्ठा होंगे और विचार ही एक ऐसा माध्यम है जिस पर हम इकट्ठा होकर अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं और यह हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा सबसे है विश्वास, सबसे है ये वादा, मैं करके ऐसा जाऊंगा कि लोगों का सीना गर्व से जाऊंगा। बंदे के विचारों में दम तो है। हाँ हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं। और लोग हैं जिनके खिलाफ आपकी जंग है। जंग नहीं यह द्वंद्व है। हमारा द्वंद्व उन धृतराष्ट्रों से है जिन्होंने जनता के बीच कुछ और कहते हैं और सोचते कुछ और हैं। लालच से उन्होंने अविश्वास पैदा किया है। विश्वास पैदा करना हमारा आंदोलन है। आपका आंदोलन क्या है? हमारा आंदोलन उस वंचित वर्ग का आंदोलन है जो अभी तक फांसी पर धकेल दिया गया, जिनको मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया, उनको अधिकार दिलाना हमारा आंदोलन है। लक्ष्य को पाने को, शिखर पर जाने को हम तैयार हैं। विश्वास पर दुनिया चलती है। विश्वास जगाना ही मेरा लक्ष्य है। यही मेरा धर्म है, यही मेरा आंदोलन है। जय हिंद।